बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुर्दों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुर्दे हमारे जिस्म में नस्ब एक ऐसा कुदरती निज़ाम है जो कि हमारे जिस्म में से फासिद मादों को निकालते रहते हैं। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसका नेमुल बदल लाखों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर किसी वजह से इस निज़ाम में कोई ख़राबी आ जाए या फिर फासिद मादे ज़रूरत से ज़्यादा बनने लग जाएं तो फिर ये पथरी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। शुरू में ये पथरियाँ छोटी होती हैं और जिस्म खुद ही इनको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वक्त ज़्यादा गुजर जाए और ये पथरियाँ बड़ी हो जाएं तो फिर मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है या फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। गुर्दे में पथरियाँ क्यों बनती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? अगर वजूहात की बात करें तो थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान में चूँकि मौसम गर्म है तो बाज़ औक़ात पानी की कमी हो जाती है, उस वजह से भी पथरियाँ बन जाती हैं। दूसरा, कुछ लोगों में कुदरती तौर पर भी पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर राना शहजाद को, जो कि AFIU में यूरोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राना। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जिस तरह की मैंने बात की कि गुर्दे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, बड़ा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं कि गुर्दे हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं। और यूजुअली हमने देखा है कि वाइटल ऑर्गन्स एक ही होते हैं, जिस तरह के दिल एक है, जिगर एक है, तो जी, फिर जी। गुर्दे दो क्यों हैं? जी, थैंक यू। असल में ये है कि जो गुर्दे हैं, इनके बड़े अहम काम हैं हमारे जिस्म के अंदर। जैसे आपने बताया कि फ़ासिद मादों को ख़ारिज करते हैं, जो हम ड्रग्स लेते हैं उनको मेटाबॉलिज़्म के बाद मेटाबोलाइट करने के बाद ये ख़ारिज करते हैं। उसके अलावा हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करते हैं, बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करते हैं, और उसके अलावा विटामिन डी जो है उसकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जिससे हमें हेल्दी स्ट्रॉन्ग बोन्स मिलती हैं। और उसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि दो क्यों हैं, इसका मिथ तो नहीं पता किसी को, लेकिन हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि आपका सपोज़ अल्लाह ना करे अगर एक गुर्दा ख़राब हो जाए, किसी वजह से निकालना पड़ जाए, तो दूसरा एज ए कंपनसेटरी उसका फंक्शन करता रहता है। ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आपके किस घर में किसी रिश्तेदार को, बहन भाई को अगर किसी वजह से किडनी आपको डोनेट करना पड़े तो यू कैन डोनेट। यानी कि दो इसलिए हैं क्योंकि अगर एक ख़राब हो जाता है तो दूसरा काम करता रहता है, और अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी का ख़राब हो गया है तो आप उसको डोनेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह ताला की ब- तरफ से ये निज़ाम बनाया गया है बिल्कुल ऐसे। ताकि ज़िंदगी चलती रहे। जी, जी, ठीक, बिल्कुल है। तो अगर किसी को पथरियाँ हैं तो फिर अलामात क्या होती हैं डॉक्टर राना इसमें? पथरी की अलामात स्टार्ट में ये होता है कि पेशेंट को बैक पेन होता है, हम्म। पीछे इसको हम फ्लैंक कहते हैं, आगे बेली की साइड पे हो सकता है, और पेन जो है वो रेडिएट करके नीचे पेशाब की नाली की तरफ भी जा सकता है। हम्म। उसके अलावा पेशेंट को उल्टी मतली हो सकती है, पेशेंट को हीमाचूरिया जिसे हम कहते हैं पेशाब में खून का आना, वो हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम उसका कोई यूरिन टेस्ट करें तो जिसे नॉन विजिबल हीमाचूरिया कहते हैं, वो फिर यूरिन टेस्ट में उनके आरबीसीज आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या दर्द बहुत शदीद नौयत का होता है? क्योंकि अक्सर इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें रीनल स्टोन्स होते हैं और वो काफ़ी चीख चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। जी। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम मैम, अली रज़ा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी, सवाल पूछिएगा। मैम, हमारे एक बच्चा है, वो छोटा तकरीबन 10 साल का है। अच्छा। तो उसके ये जो है ना ये इसकी स्टोन का प्रॉब्लम है, उसकी किडनी में ना स्टोन बन जाती है। अच्छा, तो ठीक है। वो उसको काफ़ी फिर उसके पेन बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बच्चा है, उसको कहते भी रहते हैं कि पानी जो है वो वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखो, लेकिन फिर भी वो स्कूल जब जाते हैं तो इतना पानी नहीं वो पीते फिर भी। ठीक तो है। इसका कोई मतलब, वो अभी 10 साल उसकी एज है, और वो कई दफ़ा उसका मतलब अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, फिर चेक करवाते हैं, फिर वो काफ़ी मतलब बड़ी भी होती है, फिर खुद ही जो है वो निकल जाती है। तो अच्छा, इसका ये ठीक है। एक तो इसके काजेज मतलब किस वजह से ये बनती है उसके, और दूसरा ये कि क्या उसकी कोई मतलब लिथोट्रॉप्सी जो वगैरह वो करवा सकते हैं अभी ठीक से, है, कोई या साइज़ क्या वगैरह है? पता है कि कितना है साइज़ स्टोन का? मैम, वो एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि थोड़ी बड़े साइज की भी होती है, छोटे साइज की भी होती है, मुख्तलिफ ठीक साइज है। की। ख़ानदान में किसी और को भी हैं पथरियाँ? नहीं, और किसी को नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी राना। अच्छा, असल में बात ये है कि जो बच्चा है उसको बार बार जिस तरह ये बता रहे हैं स्टोन बन रहे हैं, तो ये रिकरेंट स्टोन फार्मर्स की हिस्ट्री में आता है।
और दूसरा ये है कि जिस तरह भाई ने बताया कि लिथोट्रिप्सी या क्या उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन होना चाहिए, वो फिर हम उसके साइज़ के हिसाब से अल्ट्रासाउंड, फिर उसके बाद सीटी स्कैन करते हैं। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि पथरी का साइज़ क्या है। यूजुअली हम लेस देन 5 mm या 3 mm हो तो वो मेडिकल एमल्शन थेरेपी से या स्पॉन्टेनियसली भी निकल जाती है, और 10 mm तक हो तो फिर हम उसकी स्टोन डेंसिटी भी चेक करते हैं, जिसको हाउस फील्ड यूनिट, या आम ज़बान में कि स्टोन कितना सख्त है, तो उसके लिए फिर हम लिथोट्रिप्सी की तरफ जाते हैं। और अगर उससे बड़ा है तो फिर उसमें मुख्तलिफ सर्जिकल ठीक ऑप्शन है, हैं। ये मैं आपसे डिटेल में पूछूंगी, बस ये बताइएगा कि इतनी छोटी एज में स्टोन्स क्यों बन रहे हैं? क्या पैदाइशी तौर पर भी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टोन्स के साथ पैदा होते हैं, और फिर ये बच्चा इतना छोटा है, पानी भी कम पी रहा है, तो क्या पानी की कमी की वजह से बन रहे हैं? क्या वजूहात हो सकती है? डेफिनेटली एक तो क्योंकि जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान हॉट क्लाइमेट है, स्टोन बेल्ट में आता है, और दूसरा ये है कि मतलब इवन चिल्ड्रन इन्फेंट्स में भी स्टोन्स हो सकते हैं, उसकी एक बड़ी वजह फैमिली हिस्ट्री है। दूसरा उसमें ये होता है कि बच्चों में जो पेशाब गुर्दे से जो नाली निकलती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उसकी अब नॉर्मल लोकेशन, शेप, ये सारी चीज़ें फिर इसमें रोल अदा करती हैं, उसके लिए फिर कंप्लीट वर्कअप करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपसे पहले ये सवाल पूछ रही थी कि दर्द किस नौइयत का होता है, क्या बहुत शदीद होता है, और इसमें आराम लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या फ़ौरन से इमरजेंसी में जाना चाहिए, वहाँ पर कोई टीका वगैरह लगता है, या फिर कोई आप दवाई भी खा सकते हैं, या उस वक्त आप अगर पानी पी लें तो उससे अफाका हो सकता है? आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी को किडनी स्टोन का पेन हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? ये बहुत स्वेयर और कॉली की इंट्रैक्टेबल पेन होता है, मतलब पेशेंट जो है मूव कर रहा होता है पूरी अपनी बॉडी को ना, तो डेफिनेटली फर्स्ट दे शुड गो टू एमरजेंसी। वहाँ पे वो उनको हाइड्रेट करते हैं, उनको पेन किलर्स लगाते लगाते हैं, उसके बाद जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तो देन दे शुड गो टू अ यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद यानी कितने दिनों बाद यूरोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगवा लेना चाहिए? फ़ौरन से चले जाना चाहिए, या फिर आप कुछ दिनों बाद भी जा सकते हैं? नहीं, उसमें ये है कि एमरजेंसी में आपका स्टोन का अगर अल्ट्रासाउंड हो गया है तो उस पर पता चल जाता है, आपके ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं, उसमें पता चल जाता है कि पेशेंट सेप्सिस में तो नहीं है, उसको अगर हीमाचूरिया तो नहीं है, और फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है, तो देन दे शुड सीक हेल्प इन एमरजेंसी। अदरवाइज पेशेंट एमरजेंसी से अपने पेन किलर्स, हाइड्रेशन अच्छी रखे, और व्हेन दे आर कंफर्टेबल दे शुड सीक हेल्प। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से नहीं है कि फ़ौरन से ऑपरेट करना पड़ता है, आपके पास टाइम होता है कि आप जो है पेन अगर आपका रिलीव हो गया है तो फिर आप 1-2 दिनों में डॉक्टर के पास चक्कर लगवा लें और अपने टेस्ट वगैरह कर लें, दोबारा से देख लें कि स्टोन कहाँ पर पड़ा है, और फिर आप इलाज करवा लें। यस, प्रोवाइडेड कि पेशेंट को फीवर ना हो, सेप्सिस ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस, गुर्दा सूज जाता है बाज़ दफ़ा पथरी की वजह से, ठीक। तो इस तरह की कंडीशन ना हो। तो ये किन पेशेंट्स में फ़ीवर आना शुरू हो जाता है? क्या इन्फेक्शन भी कर सकते हैं ये स्टोन्स अगर पड़े रहें? डेफिनेटली रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, ये करती हैं। हम जो नमक वाला पानी ज़्यादा पीते हैं, सोडियम काज तो नहीं करता स्टोन को, लेकिन वो एक नाइडस क्रिएट कर देता है। अच्छा। उसके अलावा हम जो चोकर वाला आटा है, नट्स हैं, हमारी डाइट पालक है, और कम पानी पीना, ये सारी चीज़ें हमें उस तरफ ले जाती ठीक है, हैं। फिर वजूहात की बात जी करते जी हैं, जिस तरह कि आपने कहा जी जी कि कुछ खाने ऐसे हैं, जी और आपने बिल्कुल। खानों के मुतालिक भी बता दिया। अच्छा, क्या टमाटर खाने से भी ये स्टोन्स बनते हैं? कुछ लोग होते हैं तो उनमें ये बहुत ज़्यादा स्टोन्स बन रहे होते हैं, तो खुराक में आपने कुछ चीज़ें बता दी हैं, जी कुछ जी और हमें बता दें, और क्या जेनेटिकली भी ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं? कोई इसका डे- जीन होता है या फिर क्या होता है, किस नहीं, तरह से होता डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री तो सबसे पहले आती है, है? और हाँ, दूसरा ये है कि टमाटर में क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड होता है, अच्छा, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होते हैं, तो समहाउ इट हेल्प्स इन स्टोन फार्मेशन। ठीक। और उसके अलावा हमारा जो बाकी डाइट्स हैं उसमें एनिमल प्रोटीन इनटेक कम करना चाहिए, और अच्छा। डाइट में सिट्रस लेना चाहिए। सिट्रस से मुराद है आपकी कि अ, किनू ज़्यादा जी खा जी लें, जी जी लेमन का इस्तेमाल जी ज़्यादा जी करें, और क्या हो ये सकता है? नेचुरल है, मतलब कि ठीक है। जैसे इसमें मुख्तलिफ सिरप्स भी आते हैं सिट्राल का, क्योंकि हमारा यूरिन जो है जब स्टोन बनते हैं तो यूरिन एसिडिक हो जाता है, तेज़ाबियत वाला हो जाता है, अच्छा। तो ये उनको अल्कलनाइज करता है, मतलब उसको काउंटर एक्ट करके इट हेल्प्स इन अच्छा, मैंने ये भी गिविंग सुना हुआ रिलीफ टू है द पेशेंट। कि अगर छल्ली के जो वो बाल होते हैं, जी जी उनको बहुत सारे लोग उबाल कर पीते हैं और उससे स्टोन निकल जाता है, तो क्या ये मिथ है?
आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक्चुअली मिथ तो नहीं है वो, बात यही है कि समहाउ पेशेंट जो है फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ा लेता है उस बहाने से, तो इस वजह से हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे डेंगू में कहते हैं कि पपीते का पानी पीने से ठीक हो जाता है बंदा, तो वो काइंड ऑफ फ्लूइड इनटेक है जिसकी वजह से पेशेंट फील बेटर, बाकी ये ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों में स्टोन्स होते हैं और वो वक्ती तौर पर दवाई खाकर अपना पेन कंट्रोल कर लेते हैं और कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। जी जी। तो क्या ये सही एटीट्यूड है कि बस दर्द को नम कर लिया और फिर उसको जो है वो डिले कर दिया? तो इसके कोई नुकसानात भी हो सकते हैं इन स्टोन्स के? नहीं, डेफिनेटली पेशेंट को अपनी मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। उसमें ये है कि बाद दफ़ा स्टोन छोटा होता है, सिर्फ उसमें आप पेन किलर्स और मेडिकल एमल्शन थेरेपी करते हैं। पेशेंट को कुछ एहतियाती तदाबीर जैसे हमने बताया है कि पानी ज़्यादा पिए और सिट्रस फ्रूट, एनिमल प्रोटीन, चीज़ों का एहतियात करे, तो वो पत्थर खुद ब खुद निकल जाता है। लेकिन फिर होता है ऐसे है कि जो पेशेंट फॉलो अप नहीं करते उनमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्टोन माइग्रेट करके नीचे ब्लैडर में आ जाता है, मसाने में, पेशाब की नाली के आगे आ जाएगा तो उनका पेशाब रुक जाएगा, हीमाचूरिया यूरिन में ब्लड आ सकता है, और पीछे रुकावट की वजह से गुर्दे में पानी जमा हो सकता है जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। फिर पेशेंट सेप्सिस और फिर इस तरफ चला जाता है। तो ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें तो सेप्सिस का बहुत ज़्यादा चांस होता है अगर वो इन्फेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। जी और बिल्कुल। स्पेशली अभी पिछले दिनों यही वाकया हुआ कि एक खातून थी तो उनकी डेथ इस तरह से हुई कि वो डायबिटिक थी, इन्फेक्शन चल रहा था, उन्होंने इग्नोर किया, तो फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में आप चले जाते हैं। तो ये बताइएगा कि सेप्सिस किस कदर ख़तरनाक हो सकता है एक मरीज़ के लिए? सेप्सिस डेफिनेटली आपके जिस्म के ऊपर मतलब बैक्टीरिया पूरी ताकत से हमला कर देते हैं जब हम इग्नोर करते रहते हैं चीज़ों को, तो उसका फिर पेशेंट को फीवर हो सकता है हाई ग्रेड, ब्लड आ जाएगा यूरिन में, और पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, ब्लड बिल्कुल। प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर एमरजेंसी हेल्प सीख करके उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनको एमरजेंसी सर्जरी करनी है या पहले सिर्फ रिससिटेट करके फिर ऑपरेशन प्लान करना है। ठीक है, यानी कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, कोई डेफिनेट भी पेन हो कहीं पर भी हो, इग्नोर नहीं करना बिल्कुल चाहिए, ऐसे। क्योंकि अगर वो आपके जिस्म में स्टोन पड़ा हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट करना है, वो खुद से नहीं निकलेगा अगर उसका साइज़ जो है वो बड़ा है। तो डेफिनेटली। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने बता दिया कि अलामात तो होती हैं, तो कुछ ऐसे भी स्टोन्स होते हैं जिनकी कोई अलामात नहीं होती और वो खामोश पड़े रहते हैं और कभी भी प्रॉब्लम नहीं देते? नहीं, ये इस दफ़ा इस तरह होता है कि पेशेंट जाता है, सपोज कोई अपेंडिक्स का दर्द है या उसकी वजह से, तो वो इंसिडेंटल फाइंडिंग आ जाती है अल्ट्रासाउंड पे। उसमें भी फिर यही है कि साइज़ और सारी चीज़ें देख के फिर अगर साइज़ छोटा है तो पेशेंट को वो एहतियाती तदाबीर सारी चीज़ें बता के, और अगर कोई रिकरेंट स्टोन फार्मर है, पेशेंट हिस्ट्री देता है, तो फिर उसका सारा मेटाबॉलिक वर्कअप करवाना पड़ता है। ठीक है। अगर ये ब्लैडर में चला जाता है स्टोन, तो क्या वहाँ से खुद निकल सकता है? और क्या अगर किडनी में स्टोन है तो ब्लैडर में भी स्टोन होंगे? कोई कनेक्शन है दोनों स्टोन्स नहीं, का? कनेक्शन ये है कि स्टोन बनते किडनी में है, अच्छा। किडनी का पेल्विस होता है, वहाँ से फिर पेशाब, गुर्दे की एक नाली होती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, वहाँ से स्टोन माइग्रेट करता है, यूरेटर में आता है, यूरेटर से फिर मसाने में आ जाता है जिसको ब्लैडर अच्छा, कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली ऊपर से माइग्रेट करके आते हैं ना नीचे। अच्छा, ठीक है, यानी कि तो वहाँ पर खुद से नहीं बन रहे होते, ऊपर से आ रहे जी, होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। अच्छा, ठीक तो है। फिर ये क्या करते हैं, ये जो हमारी पेशाब की नाली है उसके अगर ये मुंह के आगे आ जाएं तो फिर ये पेशेंट एनयूरिया में जा सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, उसको मतलब मसाना उसका भर जाएगा, उसका पेशाब नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे अगर पेशेंट का सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी है, मगर अगर एक ही गुर्दा है, अल्लाह ना करे, तो फिर उस पेशेंट के लिए ज़्यादा मसाइल अच्छा, है। क्या पैदाइशी तौर पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही गुर्दा होता है? जी होता है, अच्छा, ऐसे भी सॉलिटरी होता है। फंक्शनिंग किडनी होता है। अच्छा, ठीक है। और उनको पता नहीं होता कि उनमें एक है, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, इंसिडेंटल, कभी अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चल गया? या खुदा ना खास्ता उस सॉलिटरी में स्टोन है तो पेन की वजह से चले गए, तो इस तरह पता चल। ठीक है। तो कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए अगर आपको ये लग रहा है कि आपको किडनी स्टोन्स हैं तो? पेशेंट जाके अपने डॉक्टर को अपनी सिम्टम्स हिस्ट्री देता है, उसके बाद जो है डॉक्टर उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और सीबीसी जिसे कंप्लीट ब्लड टेस्ट कहते हैं, यूरिन आरी पेशाब का मुआयना करवाते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं, आरएफटीज़ जो गुर्दे के टेस्ट हैं इसमें क्रेटिनिन देखते हैं वो करवाते हैं। फिर उसके बाद प्लान करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, केयूबी,
ठीक है। उसके बाद फिर प्लान करते हैं कि हमने इनको मेडिकल एमल्शन थेरेपी देनी है, इनको ESWL की तरफ लेके जाना है, जिसे शुआओं से कहते हैं ऑपरेशन करना, या फिर अदर सर्जिकल ऑप्शन PCNL URS या उधर जाना है। तो क्या एक्सरे पर भी कुछ स्टोन ऐसे होते हैं कि जो कि नज़र आ जाते हैं, या नहीं जो टेस्ट आपने बताए हैं इन्हीं पर पता चलता है? नहीं, एक्सरे पे भी नज़र आ जाते हैं। अच्छा, एक्सरे पे भी नज़र आ जाता है, लेकिन वो जो CT KU भी होता है, CT स्कैन, उसमें प्रॉपर सारा उसका पाथवे, उसकी डेंसिटी, उसका साइज़, उसकी लोकेशन, अगर माइग्रेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें उस पर पता चल जाती हैं, तो उससे फिर प्लान करने में हेल्प हो जाती है आपको। ठीक है, सही। तो बाज़ लोगों में पेशाब की जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या वो भी स्टोन्स की वजह से हो सकती है या वो UTI की वजह से नहीं, होती है? डेफिनेटली स्टोन की वजह से भी होती है, और UTI, रिकरेंट UTI की वजह से भी होती है। थोड़ा सा UTI के मुतालिक बताइएगा, क्योंकि जो UTI है वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो ख़वातीन में क्यों कॉमन है और मर्दों में इतना कॉमन क्यों नहीं है? थोड़े से और भी मैं इसके मुतालिक सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले ये बताइएगा। इस ख़वातीन में इसलिए कॉमन है कि जो यूरेथ्रा, जो पेशाब की नाली है, वो ख़वातीन में छोटी होती ठीक है, है। और मेल में, मतलब ख़वातीन में तकरीबन 4 सेंटीमीटर होती है, और मेल में तकरीबन 20 सेंटीमीटर होती है। तो वो जो बैक्टीरिया है, उसको एक अच्छा खासा सफ़र तय करके अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। मेल्स के अंदर। तो फीमेल्स में शॉर्ट लेंथ यूरिथ्रा होता है, तो इसकी वजह से रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है। तो अगर किसी में बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या ये ख़तरे की अलामत है? और बहुत सारे लोग इसको भी इग्नोर कर रहे होते हैं, यानी कि अगर उनको UTI हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो वो पानी पी लेंगे। बहुत सारे उसके भी टोटके हैं कि आप शहद वाला पानी पी लें, या फिर बहुत सारे सैशेज़ भी मार्केट में अवेलेबल जी जी। हैं, तो वो भी लोग पीते हैं। उसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो पेशेंट का वर्कअप करवाना चाहिए ना, कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, ठीक वो है। ज़्यादा रिस्क पे है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करवा के उसके बाद फिर उसका जो काज है, उसमें हम एक टेस्ट करवाते हैं, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है किस मेडिसिन से ठीक हो सकता है, तो फिर हम उस लिहाज से पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं और काउंसलिंग करते हैं। तो क्या सेम ड्यूरेशन के लिए दी जाती है ये एंटीबायोटिक, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी? जिस तरह कि आपने कहा कि इंसिडेंस तो कम है मर्दों में और जी। ख़वातीन में ज़्यादा है, तो ये जो एंटीबायोटिक दी जाती है, ये कितने दिनों के लिए दी जाती है और क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग 2 दिन इस्तेमाल की, थोड़ा सा फाका हो गया, फिर छोड़ दी। नहीं, डेफिनेटली एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन तो सेम होता है मेल और फीमेल में, लेकिन उसमें ये है कि पेशेंट को हम रूटीन में 5 to 7 डेज़ के लिए देते हैं, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, ओरल पे साथ में ना। सही। और साथ में जिस तरह आपने बताया है, ये साशे मुख्तलिफ नाम से आते हैं, सिट्राल का, क्रैन मैक्स, क्रैनबेरी, और फ्लूइड इनटेक। उसके बाद पेशेंट फॉलोअप पे आता है, लेकिन पेशेंट अक्सर नॉन कंप्लाइंट होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद बस एक गोली खाने से मैं ठीक हो गया हूँ, तो they don't bother. अच्छा। Actually then they have to suffer in the end. फिर क्योंकि बार ये बार उनको रिकरेंट होता UTI रहता है, फिर स्टोन बनेगा, फिर वो सारी कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो सैशेज़ होते हैं, इनमें ऐसा क्या होता है कि आपकी जो यूरिन इन्फेक्शन है वो भी कंट्रोल हो जाता है और जलन में भी आराम आ जाता है? नहीं, ये यूरिन इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करते। अच्छा। बेसिकली जो एसिडिफाइड होता है ना यूरिन, जिस यूरिन जो तेजाबियत वाला होता है, ये उसको पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं सिर्फ, बाकी इन्फेक्शन ट्रीट करने में इनका कोई रोल नहीं है। यानी कि pH को चेंज कर देते जी, जी। हैं, वो जो एसिडिक यूरिन है उसको ये फिक्स कर देते हैं, उसको अल्कलाइज ठीक है, कर देते, तो उस वजह से काफ़ी आराम आ जाता है। लेकिन ये इलाज नहीं है, स्टोन्स जी का जी इलाज भी नहीं है और इन्फेक्शन का इलाज भी नहीं है। जी इन्फेक्शन जी का इलाज जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं, जी और जी। स्टोन के इलाज पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो क्या बाज़ औक़ात खून भी आ सकता है पेशाब में, और अगर पेशाब में खून आ रहा है तो क्या ये ख़तरे की अलामत है? क्या ये स्टोन्स की वजह से हो सकता है या कैंसर की वजह से भी हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली जो पेशाब में खून आना है एक बड़ा सीरियस बात है पेशेंट के लिए। वो स्टोन की वजह से हो सकता है, कोई कैंसर जैसे आपने बताया खुदा ना खास्ता, उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो पेनलेस होता है मोस्टली। अच्छा, ठीक है। दैट इज़ पेनलेस। अच्छा, ये बड़ी अमेजिंग बात है, कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला ने इस कदर मेडिसिन को आसान कर दिया डॉक्टरों के लिए कि हम सिम्टम्स की बेसिस पर भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जिस तरह कि आपने कहा कि अगर खुदा न खास्ता खून आ रहा है लेकिन उसके साथ पेन नहीं है, तो फिर वो डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स कैंसर। कैंसर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि किडनी स्टोन्स की बात हो रही है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर फीवर है तो उस वक्त खुद ही दवाई ले लेनी चाहिए, और कौन सी दवाई ली जा सकती है और क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर आपको स्टोन या UTI के साथ फीवर है, तो
वैसे तो ओवर द काउंटर हमारे पास पैनाडोल है, हम्म। तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको नहीं कुछ लेना चाहिए। आप हाइड्रेशन अच्छी करें जो आपकी ठीक है। कंट्रोल में है, उसके हम्म। बाद आपको ये शुड सीक हेल्प, तो मेडिकल हेल्प। ये जो एनसेड्स हैं, ठीक है, इनको लिया जा सकता है क्या? गुर्दे के जो पेशेंट्स होते हैं इनको एनसेड्स दी जाती हैं या खुद से लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, एनसेड्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन पेशेंट को हम देखते हैं, फिर अगर किसी को स्टोन है तो उसके फिर आरएफटीज देख के, क्रेटनिन अगर नॉर्मल है, उसके आरएफटीज फंक्शन विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं, ठीक है। तो देन वी गिव देम एनसेड्स। अदरवाइज तो अगर पेशेंट सीकेडी का है या उसके क्रेटनिन बहुत ज़्यादा है तो फिर तो एनसेड्स उनके लिए और ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कि गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती डेफिनेटली हैं? ऐसी कौन एंटीबायोटिक्स कौन भी हैं। सी दवाइयां हैं जो कि गुर्दों को डैमेज कर सकती हैं? इसमें आपने जैसे बताया, सबसे पहले एनसेड्स हैं ठीक है। आम रूटीन में। हकीम मेडिकेशंस हैं जो हम्म। पेशेंट लेते हैं जाके, ये सारे जाके क्रिस्टलाइज हो जाते हैं किडनी के अंदर। और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें हमारे पास मुख्तलिफ ओवर द काउंटर, लेकिन वो आईवी फॉर्म्स में है ना मोस्टली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे पेशेंट को, इसलिए कहते हैं पेशेंट को खुद नहीं लेना चाहिए, दे शुड सीक हेल्प। अच्छा, बहुत सारे तो फिर लोग ये भी कहेंगे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स डैमेज कर देती हैं गुर्दों को, फिर आप इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए तो एंटीबायोटिक्स ही देते हैं, तो फिर क्या करें? और बहुत सारे मरीज़ इस वजह से दवाई नहीं खाते। वो कहते हैं, अगर मैंने इवन दिल के पेशेंट्स देखे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स देखे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स देखे हैं, जी जो जी। कि ये कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारे गुर्दे डैमेज हो जाएंगे तो हम ये नहीं इस्तेमाल करें। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे कि एक तरफ तो ये अच्छा करें मरीज़ के लिए, जी जी। दूसरी तरफ नुकसान भी करें, तो क्या करना चाहिए? नहीं, वो पेशेंट की सेफ्टी प्रोफाइल देखते हैं ना, हम्म। कि जैसे मैंने पहले बताया है कि आरएफटीज उनके विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं, तो आप उनको हर चीज़ दे सकते हैं ठीक है। प्रोवाइड। अगर आरएफटीज डी रेंज हैं तो देन फिर हम जो है उसको बेनिफिट्स और रिस्क को आउटवे करके, अगर पेशेंट सेप्सिस में है तो फिर उस हिसाब से बाज़ दफ़ा हम रीनल डोज में कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं कि रूटीन में अगर आप उनको फुल डोज दे रहे हैं ठीक है। तो नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन है, आपको देनी भी लाजमी है, तो फिर हम उनको रीनल डोज में कम करके दे देते हैं। और जिस तरह की मैंने बात की कि जो डायबिटिक्स होते हैं जिनके गुर्दे अफेक्टेड होते हैं, तो उनको स्पेशली ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि गुर्दों पर उनका अच्छा असर होता है, बजाय इसके कि बुरा असर हो। और इसी तरह फिर हम हमेशा से ये भी बताते रहते हैं अपने पेशेंट्स को और अपने नाजरीन को कि जो ब्लड प्रेशर की रेंज है वो गुर्दों के पेशेंट्स के लिए डिफरेंट है, और जब आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली फिर डॉक्टर समझ कर, जी जी। जानबूझकर ऐसी चीज़ें आपके लिए चूज़ करता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं, रादर देन कि वो आपको नुकसान दे रही हों। डेफिनेटली। सही। ठीक है, कुश्तों की आपने बात की, इस मुतालिक मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि पिछले दिनों एक पेशेंट हमारे पास ऐसे आए जिनको रीनल फेलियर था। उनके सारे टेस्ट हुए, मैंने उनसे पूछा कि आपके जो फादर हैं ये कहीं डायबिटिक तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, और थे भी नहीं, उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में थी। इसी तरह जब हमने देखा, वर्कअप किया, तो ब्लड प्रेशर का भी कोई इशू नहीं था उनको। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा एक बात है, मेरे फादर हमेशा से हकीम के कुश्ते इस्तेमाल करते थे। तो मैंने उनको कहा कि फिर ये इनकी जो किडनीज़ हैं वो डैमेज शायद इसी वजह से हुई हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि इन कुश्तों में क्या होता है जो इसमें मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं, तो उनके क्या नुकसानात होते हैं और किस तरह से मरीज़ ये समझता है कि मैं दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। एक्चुअली ये है कि एक तो स्टीरॉइड्स जो है ना, वक्ती तौर पे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। मतलब कोई एक्स आप कहीं जाएंगे तो वो आपको स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लगा देंगे तो पेशेंट को लगेगा कि मैं शायद मतलब माचो बन गया हूँ, आई एम फिट। तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन जो है वो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। फिर एनसेड्स हैं, पेशेंट ख़ुद से ले रहे होते हैं, ये जाके डैमेज करती हैं। और जो हकीम मेडिसिन होती हैं इनके अंदर मेटल्स होते, हैवी मेटल्स होती हैं जो कि जाके किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज करके और फिर वो सारा इन द एंड फिर पेशेंट रिनल फेलियर और इसके साथ फिर इमरजेंसी में लैंड करता है। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा अगर मेटल्स आपके जिस्म में एंटर हो गए हैं तो वो कभी भी नहीं निकल सकते, यानी आपके जो गुर्दे हैं उनको फ़िल्टर नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप फिर उनको पेशेंट को जो है मतलब सैल्वेज थेरेपी की तरफ जाते हैं कि मतलब जितना जो डैमेज हो गया है फर्दर डैमेज ना हो, आप उससे बचा लें। ठीक है, यानी कि इलाज है
उसका भी, लेकिन ये है कि फिर वो आपको पोर्शन निकालना पड़ता है और जी बाकी गुर्दे को सेव करना पड़ता है जी और जी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हो जाती हैं जी इसकी वजह से। तो जो स्टोन्स हैं, क्या उनका एनालिसिस भी किया जाता है? जिस तरह कि अगर स्टोन पास हो गया है तो डॉक्टर के पास अगर वो स्टोन ले जाया जाए तो उसके एनालिसिस से कुछ पता चल सकता है कि ये स्टोन क्यों बना है? डेफिनेटली कुछ केसेस में हम करवाते हैं, रिकरेंट स्टोन हम्म। फार्मर्स जो होते हैं ख़ास तौर पे उनमें स्टोन एनालिसिस करवाते हैं। उस पे फिर हम देखते हैं कि पेशेंट को कौन सा स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, सिस्टीन है, ऑक्ज़ालेट है। तो फिर उस लिहाज से अगर कोई रिकरेंट है तो फिर उसको ज़रा फॉलो अप पे रखते हैं, एहतियातें सारी तदाबीर उनको बताते हैं। तो उसके बाद फिर इस तरह चलता है। ठीक है, कि यानी एक पूरा सिस्टम है, जी उस जी सिस्टम के थ्रू आप एनालाइज कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर स्टोन पास किया है तो वो बड़ा कीमती स्टोन है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और उसका मुआयना करवाना चाहिए, नहीं, क्योंकि उससे पता चल जी जी सकता है। डेफिनेटली वो डॉक्टर के हम्म। पास ही होता है मोस्टली, बाज़ ठीक दफ़ा है। तो हम ही निकालते हैं। सही। तो उसमें फिर भेज देते हैं पेशेंट को। ठीक बाज़ है। दफ़ा पेशेंट खुद रिक्वेस्ट कर रहा होता है। हम्म। कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि नहीं हमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम्म। फिर उनको स्टोन एनालिसिस के लिए भिजवा देते हैं। सही। तो ये आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग फ़िज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं। हमारे जब भी कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिर तवाज़ो इसी तरह की जाती है कि एक बोतल ला के रख देते हैं कि आप जी ये कोक पिएँ, ये फैंटा पिएँ। तो क्या इनके भी नुकसानात हैं? ये फ़िज़ी ड्रिंक्स जो हैं, ये किस कदर डैमेजिंग हैं हमारे जिस्म पर? इनके क्या असरात होते हैं, स्पेशली गुर्दों पर? डेफिनेटली इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका इंटेक ज़्यादा करते हैं हम। उसके अलावा कैफ़ीन है, अल्कोहल है। हुँ। और इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो स्टाइल है, मतलब हम बताते हैं ना कि मोटापा कम करें, हाँ। तो कुछ लोग बड़ा रैपिडली अपना वेट लॉस करते हैं, उससे भी हुँ। स्टोन बन जाते हैं। अच्छा। मतलब यू शुड लूज़ योर वेट ग्रेजुअली। हुँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि गुर्दे फ़ेल होने की क्या वजह होती है? किन-किन कंडीशंस में गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं? गुर्दे फेल होने की एक तो जैसे हमने अभी बात की, स्टोन है। ठीक कोई है। स्टोन है वो पेल्विस के अंदर पड़ा है, गुर्दे का अंदर जो सुराख होता है वहाँ पे, वो पीछे से यूरिन आने नहीं दे रहा, यूरिन उसके अंदर जमा हो ही हुँ। जा रहा है और गुर्दा फूलता जा रहा है। उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है अनकंट्रोल्ड में। और उसके अलावा पेशेंट को स्टोन है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, और मुख्तलिफ रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। ये मुख्तलिफ डिजीज़ है, एक पूरी लंबी लिस्ट है जिसमें ये सारा पता चल जाता है। लेकिन इसका पता पेशेंट को उसी वक्त चलता है जब हुँ। पेशेंट नॉन कंप्लाइंट होता है और मतलब वो लैंड करता है। मतलब ये नहीं है कि एकदम से रेनल फेलियर हो जाए। अच्छा, ठीक है। यानी कि स्टेजेज़ हैं उसकी जी भी। जी अगर आप वक़्त पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आप उसको भी रोक सकते हैं? डेफिनेटली। अभी जैसे अगर किसी हुँ। का गुर्दा फूला हुआ है, स्टोन ने आगे से रोका हुआ है, तो हम उसमें स्टेंट डाल देते हैं, या साइड से एक पीसीएन ट्यूब होती है वो डाल देते हैं। तो वो उसको टेम्परेरी डाइवर्जन मिल जाती है यूरिन को, वो जो हुँ। अंदर जमा हो रहा होता है। तो पेशेंट सेप्सिस और इन सारी चीज़ों से विद इन डेज़ बाहर आ जाता है। अच्छा, ये जो हमारे पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं ये काफ़ी गंदे होते हैं, तो सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। घरों में तो माशाल्लाह चूँकि हमारा इस्लामी मुल्क है तो हम काफ़ी सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन पब्लिक वॉशरूम्स इतने साफ़ नहीं होते। तो क्या ये इस्तेमाल कर लेने चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको जाना पड़ रहा है? तो इनकी वजह से भी क्या यूटीआईज़ हो सकते हैं या कोई बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि इस वजह से ट्रांसमिट हो सकती हैं? इसमें ये है कि आप, ज़ाहिरी बात है, जब इमरजेंसी है तो आपने यूज़ तो करना है। हुँ। तो वो है भी हमारे ऊपर कि हमसे पहले अगर कोई बंदा गया है तो उसको उसको दूसरे बंदे के काबिल छोड़ना चाहिए। हुँ। अक्सर आपने देखा होगा, लिखा होगा कि दूसरे आने वाले बंदे के लिए इसको काबिल इस्तेमाल छोड़ दें। जी। तो उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कोई कुटेनियस इन्फेक्शन आपको हो सकती है, या आपने अपनी हाइजीन का ख़ुद ख्याल नहीं रखा। हुँ। तो एक दो दफ़ा जाने से तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक है, कि आप जा सकते हैं जी जी इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर यस आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो कुछ ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह के बाहर के ममालिक में सीट कवर्स होते हैं, फिर हैंड सैनिटाइज़र्स पड़े हुए होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर साबुन भी रखा होता है तो या तो वो बांधा हुआ होता है या फिर जो है वो भी गायब हो जाता है वहाँ से। तो आजकल तो मैंने देखा है कि मार्केट में ऐसे वाइप्स भी आ रहे हैं जो कि आप कैरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल। कि एक ज़ाहिर बात है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि आपको कैरी करनी है, तो ख़ुद भी कुछ ख्याल करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस मुतालिक? डेफिनेटली सबसे पहले तो अपना ख्याल पेशेंट को खुद रखना चाहिए। हुँ। पेशेंट या जो भी बंदा है कि वो पब्लिक टॉयलेट में गया है तो उसको
वहाँ से अपना हैंड अच्छी तरह वॉश करने चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं होती बाज़ दफ़ा साबुन वगैरह। तो अब ये चीज़ें कैरी करना है तो मुश्किल, लेकिन स्वाइप वगैरह बंदा रख सकता है। ठीक है, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी करमुल्ला बात कर रहा हूँ लंबरदान से। जी, सवाल पूछिएगा। मेरे ये गुर्द में पत्थर है, ये 20 mm है, 20 mm। अच्छा, तो उसका तरीका क्या है, करना है, कोई दवाई? आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही हमें। नहीं, गुर्द में ये पत्थर है ना, ठीक है, वो आवाज़ कट रही है आपकी। थोड़ी सी जगह चेंज कीजिएगा ताकि सिग्नल सही आए और हमें आवाज़ आ सके। ठीक है, ठीक है। जी, ओहो, कॉल ही ड्रॉप हो गई। ठीक चलिए, है, कोई बात। हाँ, दोबारा आ जाएगी इनकी कॉल। अच्छा, ये बताइएगा कि यूरोलॉजिस्ट में और नेफ्रोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि अगर उनको किडनी में पेन हो रहा है तो उन्होंने किस डॉक्टर के पास जाना है। देखिए, किडनी में पेन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोन की वजह से ही होता है। ठीक तो है, सबसे पहले तो आपने इमरजेंसी जाना है, अच्छा, ताकि आप अपना टेम्परेरी रिलीफ मिले, और उसके बाद आपको यू शुड गो टू अ यूरोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में फ़र्क ये होता है कि जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो स्टोन या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है आपके यूरिनरी पाथवे में, वो उसको ट्रीट करते हैं बेसिकली। ठीक है, स्टोन है, कोई आपको फ़र्ज़ किया जैसे प्रोस्टेट इनलार्ज है, कोई ब्लैडर ग्रोथ है मसाने के अंदर, कोई रसोली है, ठीक है, या गुर्दे के अंदर कोई मैस है। जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज़, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और इस तरह की मतलब जो मेडिसिन से चीज़ें होती हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म, इन चीज़ों का वो वर्कअप करवाते हैं और वो उनको लेके चलते हैं। ठीक है, डायलिसिस करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें नेफ्रोलॉजिस्ट के एंड पे मैनेज हो रही होती हैं। ठीक है। आपने बात की हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, उस पर बात करेंगे। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद फिरोज बकर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। मैं जी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो इलाके का पानी है ना, वो ज़रा नमकीन है, और क्या इसके भी असरात गुर्दों पर हो जाते हैं या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कोई और सवाल पूछना चाहेंगे या इसका जवाब लें? जी बस इसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, बड़ा अच्छा सवाल है इनका। कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि उनका पानी नमकीन होता है या पानी साफ़ नहीं होता, जी जी। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या ये पानी उबालने से पानी ठीक हो सकता है और इसकी नमकियात कम हो जाती हैं, या फिर फ़िल्टर्ड पानी इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि हम पाकिस्तान क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, अब हर जगह पे फ़िल्टर और इस तरह की चीज़ें जो कि आइडली होनी चाहिए हैं तो नहीं। तो इसमें यही है कि पेशेंट अपने एंड पे, मैं या आप कोई भी है, उसका हाल यही है कि उसको बॉयल करें, और 90% से ज़्यादा वो पानी पीने के काबिल हो जाता है। तो दे शुड यूज़ बॉयल्ड वाटर। ठीक है, तो फ़िल्टर्ड वाटर की आपने बात की कि वो अफोर्डेबल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर किसी के लिए अफोर्डेबल है तो क्या उसको फ़िल्टर्ड पानी इस्तेमाल करना चाहिए, या पानी बॉयल करने से कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत सारी बीमारियां देखें जो कि पानी से ट्रांसमिट होती हैं। डेफिनेटली। जी, जिस तरह कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि अगर टैप वाटर लेके उससे केटल में पानी आप उससे चाय बनाते हैं तो केटल में कैल्शियम जमना शुरू हो जाती है। तो अगर केटल में जम रही है तो फिर इसका मतलब है कि जिस्म में भी जा रही होगी वो। डेफिनेटली। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी वालेकुम सलाम, मैं उमैया बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, सवाल मैडम, पूछिएगा। ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये जो लोग पीते हैं सुबह शहद डालकर ना पानी में, और नीम गर्म पानी, तो ठीक ये है। नीम गर्म पानी के बारे में मैंने सुना है जी कि ये काफी अच्छा है जिस्म के लिए, बजाय ठंडा पानी इस्तेमाल करने के लिए, बिल्कुल। यानी मैदे के लिए भी, गुर्दों के लिए भी। तो इस बारे में पूछा था कि उसके नुकसान तो नहीं है इसका कोई? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। पी रहा हूँ, ये गर्म पानी पी रहा हूँ। ठीक है, वेट लॉस हो रहा है इससे कुछ आपका? जी जी, वेट भी लॉस हुआ है, हाँ। काफी फिटनेस भी है उसमें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बड़ा अच्छा इनका भी सवाल था। जी जी।
तो इसमें वो बात वहीं पे आ जाती है कि पेशेंट समहाउ इज इंक्रीजिंग हिज फ्लूइड इनटेक, तो वो ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है, आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर डेली आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। और जब आप बॉइल्ड करके पीते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स, तो अ काइंड ऑफ। और शहद के बारे में तो वैसे भी एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि बाकी इसके पीछे साइंस यही है कि इंक्रीज फ्लूइड इनटेक होता है बेसिकली, जिससे आपकी स्किन, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहती हैं। बिल्कुल, जब आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो एक तो फ्लश आउट हो रहे हैं सारे जी, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से। दूसरी बात, जिस तरह के कहा कि शहद जो है वो उसकी भी बड़ी अफादियत बताई गई है इस्लाम में, हमारे रिलीजन में, और बहुत सारे लोग इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि नीम गर्म पानी चूँकि आपके बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो बॉडी को उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं स्पेंड करनी पड़ती है, तो उस वजह से भी बॉडी पर उसके बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं। फिर जो हमारी गट की मूवमेंट है वो भी उससे बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो नीम गर्म पानी टकोर का काम करता है, और उस वजह से जो हमारी आंतें हैं वो रिलैक्स होती हैं, और जो भी फासिद मादे अंदर पड़े हुए हैं वो आराम से बाहर निकल जाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और जिस तरह कि मैंने इनसे पूछा कि वेट लॉस हो रहा है, तो बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस भी बिल्कुल, और जब वेट लॉस करना होता है तो इसी वजह से डॉक्टर्स हमेशा से कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिएं। बल्कि कुछ ऐसी डाइट्स भी आई डॉक्टर राना जिसमें लोग पानी से ही वेट लॉस कर रहे थे, तो उसमें भी यही है कि अगर आपने पानी पिया हुआ है तो आपका पेट भरा हुआ है, आपको भूख इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, फिर टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो रहे हैं, जितना आपके जिस्म में फासिद मादे हैं वो जब निकल जाते हैं तो बॉडी जो ब्लोटेड होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगी कि पानी की भी एक मिकदार है। ये नहीं है कि आपने इतना पानी पी लें कि इसे कहा जाता है ड्राउनिंग इन योर ओन बॉडी। इसके मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें यही है कि आम बंदे को 2 से 2.5 लीटर मैक्सिमम डेली वाटर इनटेक होना चाहिए। और जैसे इस्लाम में है कि आपको कनात पसंदी इख्तियार करनी चाहिए, तो मॉडरेट, मतलब इतना आपको इस हिसाब से पानी पीना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि बंदा पानी पीता रहे हर वक्त। हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी डेथ इस वजह से हो गई कि उन्होंने इस कदर पानी पी लिया कि उनके जो सेल्स हैं, जब आपके जिस्म में पानी जाता है तो आपके सेल्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सेल एब्जॉर्ब होके इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बर्स्ट कर जाते हैं, और इसको कहा जाता है ड्राउनिंग इन योर ओन बॉडी। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज़ाद कश्मीर नीलम वैली से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। तो मेरा नाम नसीम है जी। मुझे मेरे मसाने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। और मसाने से थोड़ा सा ऊपर गुर्दों में दोनों तरफ और जलन होती है। एक दो दफा मैंने छोटा पेशाब किया तो उससे रेड रेड खून ब्लड आया बाहर। ठीक है। तो पानी तो हमारा यहाँ बहुत साफ है, पानी पीता हूँ, लेकिन ये जो मुझे दर्द है ना, ये शिद्दत से होता है। फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाइयाँ तो वो मुझे देते हैं, वो कहते हैं आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो फिर यहाँ आज़ाद कश्मीर में तो इस तरह का कोई वो सेहत के लिहाज से डॉक्टर तो हैं, लेकिन अप्रोच इतनी नहीं होती है, दूर है। तो अगर मैं पिंडी आऊँ या उस तरह आऊँ तो मेरा ये इलाज कैसे हो सकता है? ऐसा हॉस्पिटल मुझे बताएं जिसमें ये गुर्दे और मसाने का मेरा ये इलाज है। ये तो कोई अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है आपके एरिया में? नहीं है, ये दूर दराज इलाका है। जिस पे मैंने आपका प्रोग्राम सुना, मैंने आपको कहा। ठीक है, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि अभी आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से इसका इलाज करवा सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, अच्छा, इनको प्रॉब्लम है, काफ़ी अरसे से है, पेन भी आ रहा है, उसकी वजह से दर्द भी हो रहा है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन भी हो रहा है। मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि साथ बुखार आता है कि नहीं, लेकिन जब दर्द हो रहा है तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि वहाँ पर स्टोन्स हैं, किडनी में भी इनको पेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली अभी तो इनको जिस जगह में, जिस इलाके पे ये रह रहे हैं, इनको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए। ओवर द काउंटर पेन किलर लें और वहाँ से निकलें। मुजफ्फराबाद में मेरे ख्याल में शायद यूरोलॉजिस्ट होंगे, तो वहाँ पे जाके या किसी भी जनरल फिजिशियन को चेकअप करवाएं ताकि वो इनका सारा वर्कअप करें, अल्ट्रासाउंड, RFTs, ब्लड काउंट और यूरिन का टेस्ट,
ताकि उस हिसाब से देख सकें। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, इन्होंने अपनी एज नहीं बताई ना, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कोई कि खास एज होती है जिसमें स्टोन्स बनते हैं? स्टोन्स तो मोस्टली 15 to 40-45 यंग एज में ही बनते हैं, लेकिन ये होता है कि 40 इयर्स के बाद मेल्स में फिर प्रोस्टेट और इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो वो भी रूल आउट करना लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें फिर अल्ट्रासाउंड और इन चीज़ों पे पता चलेंगी। ठीक है, यानी कि ये अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। ज़िंदगी से ज़्यादा और सेहत से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। तो आपने कुछ छुट्टियां लेनी है काम से और डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपके एरिया में नहीं है तो आप पिंडी इस्लामाबाद आ सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट लोकेशन है जहां पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर सबसे पहले तो आपने अपने टेस्ट करवाने हैं। फिर पता चलेगा कि स्टोन्स कहाँ पर हैं, कितने हैं, क्या साइज़ है। उस हवाले से फिर डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि आपने क्या ट्रीटमेंट करवानी है। लेकिन ये ट्रीटमेंट करवा ज़रूर लें, क्योंकि अगर नहीं करवाते तो हमने बताया कि बहुत सारे नुकसानात हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। ये बताइएगा डॉक्टर राना कि अगर प्रेगनेंसी में किसी को स्टोन्स हो जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो ममनू होती हैं, लेकिन पेन इस कदर शदीद होता है कि बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करना चाहिए? एक तो पहले बात ये है कि जो प्रेगनेंसी में स्टोन्स रिलेटिवली कम बनते हैं। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से कोई नेचुरल है। और इसमें फिर हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम पेशेंट को पेन फ्री रखें टिल डिलीवरी। अच्छा, तो किसी तरह मैनेज हो जाए। उसमें बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी की वजह से माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से यूरिनरी स्टेसिस है, बेली बढ़ रहा होता है, थोड़े प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, तो ये पेन किलर्स और इन चीज़ों से मैनेज हो जाता है। ठीक है। लेकिन हम करते कब हैं इनमें ऑपरेशन के, इंट्रैक्टेबल पेन हो, पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज़्यादा हो, या पेशेंट का एक ही गुर्दा हो, तो फिर हमें मजबूरन इस तरफ जाना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारी कोशिश होती है कि टिल डिलीवरी हम उसको किसी तरह मैनेज करें। ठीक है कि थोड़ा सा डिले कर लें और फिर बाद में इलाज करवा लें। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कामरान सदीक बात कर रहा हूँ, हासिलपुर जिला भावलपुर से। जी, सवाल पूछिएगा कामरान। मुतमा मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि ये गुर्दों के बारे में जो आप अवेयरनेस दे रहे हैं ना, जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। इसमें एक बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोग ये जो किडनी का मसला आ रहा है ना ज्यादा, ये जिनसी अद्वियात जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी इफेक्ट है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आप इसमें वो अवेयरनेस दे दें। ठीक है, चीजों से बचे। ये जो टाइप लोग होते हैं ना, ये इनसे दवाइयां लेकर खाते हैं, लोगों के गुर्दों का फेलियर हो जाता है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये चीजें भी बताया करें प्लीज, आपके यही गोश गुजार करना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है, हम इसके मुतालिक जरूर बात करेंगे। ये जरूर बताया करें, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से सलाम बहुत देना। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। जी, बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि शरह में कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल जिस तरह के इन्होंने हाईलाइट किया, अगर हम इस मुतालिक बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हम एजुकेट करेंगे इस हवाले से। इन्होंने कहा कि जिनसी अद्वियात बहुत सारे लोग खुद से इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन भी अब ये मिलना शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इनके क्या नुकसानात हैं, किस तरह से ये डैमेज कर सकती हैं? डेफिनेटली इनके अंदर वही हैवी मेटल्स होती हैं जो कि पेशेंट अल्टीमेटली रीनल शटडाउन में चला जाता है। तो मैं जब स्टूडेंट था तो हमारे एक माली थे, उनकी शादी हुई। अच्छा, तो उन्होंने इसी तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल की, तो आफ्टर 6 months ही वाज ऑन डायलिसिस। अच्छा, एंड विद इन अ ईयर ही लेफ्ट। अच्छा, तो ये इतना ज़्यादा मतलब डैमेजिंग और बंदे की अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह है कि आपको अपने डॉक्टर से जाके हेल्प लेनी चाहिए, जो आपको मसला है, जो प्रॉब्लम है। और ये बात नहीं है कि मेडिकल में एक एथिक्स हैं, प्राइवेसी है, यही चीज़ पढ़ाई जाती है कि आपकी प्राइवेसी, आपकी चीज़ें वो आपके और आपके डॉक्टर के दरमियान रहेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह कि एक बच्चे की वालदैन के साथ कोई प्राइवेसी नहीं होती, यानी कि आपको पूरा यकीन होता है कि वालदैन आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी हिफाजत करेंगे, किसी को ये बात नहीं बताएंगे। इसी तरह डॉक्टर भी एथिकली उस पर ये फ़र्ज़ होता है कि वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है सारी उसको संभाल कर रखेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो आप अपनी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जाके डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत आराम से जाकर, किसी को पता नहीं चलेगा। आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बनाएं,
जाएं और अपने ये जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर डिस्कस करें। बहुत दफ़ा हम ये समझ रहे होते हैं, हमारे माइंड में होती हैं चीज़ें कि मुझे में ये मसला है, मुझे में वो मसला है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो असल में मसला होता ही नहीं है, दवाई की ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी जी, मैं अशफाक अहमद बात कर रहा हूँ अपना जिला तालिबान से। जी अशफाक साहब, सवाल पूछिएगा। ये मैंने पता करा था कि ये जो टेबलेट्स होती है ना बीपी वाली, खून पतला करने वाली ना, तो इनमें भी कोई इफेक्ट होता है गुर्दों में या कोई मसला नहीं होता? क्योंकि बीपी के लिए लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर वाले कोलेस्ट्रॉल की कमी के लिए, तो उसके लिए कोई मतलब ये ठीक है या ठीक है? क्या? अभी डॉक्टरों को भी माननी है, ठीक है, तो और अपनी भी माननी है, बीवी की भी माननी है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपका मसला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो इस मुतालिक बात करते हैं। सवाल बहुत अच्छा था आपका। अच्छा, ये इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की और मुझे खुद इस तरह के पेशेंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा हम ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा? दवाई के बहुत सारे मसाइल होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इससे हमारे गुर्दे जो हैं वो फेल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे फेल होते हैं या दवाइयों की वजह से गुर्दे फेल होते हैं, और क्या ब्लड प्रेशर में कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो कि रीनो प्रोटेक्टिव होती हैं? देखिए डेफिनेटली जो हमारे किडनीज़ हैं वो, जैसे हमने बताया प्रोग्राम के स्टार्ट में, कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। हाँ। तो जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो आपके किडनीज़ पे इफ़ेक्ट करेगा, और जब आप उसको विद इन नॉर्मल लिमिट रखेंगे तो ये आपकी पूरी बॉडी और ख़ास तौर पे आपके ब्रेन, हार्ट और किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होगा तो आपको CVA, हार्ट अटैक, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। और दूसरा ये है कि जो इन्होंने बात की कि खून पतला करने वाली दवाई, आई थिंक मे बी ही इज़ टॉकिंग अबाउट लोप्रिन के बारे में शायद बात कर रहे हैं, तो उनका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप उसे ले सकते हैं और अपनी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट में रखें, कंट्रोल में रखें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। सही है। और जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं वो मोस्टली इस तरह की दी जाती हैं इस तरह के पेशेंट्स को कि वो रीनो प्रोटेक्टिव होती हैं, यानी कि आपकी किडनीज़ को डैमेज नहीं कर रही होती। 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं, जल्दी से बात करते हैं कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या हैं? ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ इसमें हमारे पास सबसे पहले, जैसे हमने बात की प्रोग्राम के स्टार्ट में, कि साइज़, लोकेशन, उसकी डेंसिटी जिसको हम हाउसफील्ड यूनिट कहते हैं, यानी सख्ती वो कितनी है, उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि स्टोन अगर 3 mm 5 mm का है, यूरेटर यानी गुर्दे की नाली में नीचे है, तो उसके लिए हम मेडिकल एमल्शन थेरापी है जिसमें हम पेन किलर्स और अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं, पेशेंट को रिलीफ देते हैं, तो वो ख़ुद ब खुद निकल जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने शुआओं से इलाज करने की बात की, जिसको लिथोट्रिप्सी या ESWL कहते हैं, उसमें रूटीन में जो है 10 mm तक जो एक स्टोन है आपके गुर्दे के अंदर या अपर यूरेटर जो गुर्दे की नाली है उसके ऊपर, तो उसके लिए हम करते हैं। वो बड़ा इजी प्रोसीजर है कि आप बड़े नशे से बच जाते हैं, आप कोई चीरा या इंस्ट्रूमेंटेशन से बच जाते हैं, सेम डे पे आप घर चले जाते हैं, ऑपरेशन के बाद आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसके बाद आप फॉलोअप पे आते हैं तो वो निकल जाती हैं। उसके अलावा जो गुर्दे में पथरी है, अब चीरे का तो ज़माना ख़त्म हो गया है तकरीबन, ठीक है, तो उसके लिए हम PCNL है एक सर्जरी, वो करते हैं। उसमें एक ट्यूब डालते हैं पेशेंट को उल्टा या सीधा लिटा के, सुपाइन होता है और एक प्रोन होता है, ठीक है। उसमें एक छोटा सा कट देते हैं, वहाँ से एक ट्यूब डालते हैं अंदर, वो उसको डायलेट करके फिर उसके अंदर लिथोक्लास्ट होता है या फिर लेज़र, उसके ज़रिए स्टोन को तोड़ के निकाल देते हैं। और यानी कि प्रोसीजर है, मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास और डॉक्टर के पास जाने से पता चल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डॉक्टर। वेलकम। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि कुछ एहतियात कीजिए। एक तो पानी ज़्यादा पीजिए, उसकी भी कुछ लिमिट है, बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं पीना है। गर्मियों का मौसम आने वाला है तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इसके साथ साथ फ़िज़ी ड्रिंक्स जो हैं उनको अवॉइड करें। ये जो शुगर वाले ड्रिंक्स होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। इसी तरह अगर जिन लोगों में स्टोन्स बन रहे होते हैं तो कुछ ग़िज़ा है जो कि स्टोन्स ज़्यादा कर देती है, उनको आपने अवॉइड करना है। इसी तरह सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं कैल्शियम के तो उनको भी अवॉइड करें। इससे बेहतर है कि आप दूध पिएँ और दही खाएँ। Take care of yourself, keep smiling and keep walking. Allah Hafiz.